हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज पेपर सेकंड का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का जो अर्थ है वो है कि एक नॉर्मल कर्व में अगर हम किन्हीं आंकड़ों को एक नॉर्मल कर्व के रूप में प्रदर्शित करें तो जो उस कर्व में सामान्य वक्र में जो बीच की स्थिति है आंकड़ों की वो क्या है। विस्तृत आंकड़ों को सार्थक और विश्लेषण योग्य बनाने के लिए केवल उनका व्यवस्थापन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का पता लगाना भी आवश्यक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ तात्पर्य उस संख्या या माप से है जो कि प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात किसी समूह के जो आंकड़े हैं उसमें कौन सा वो स्कोर है या कौन सा वो प्राप्तांक है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात वह मान जो दिए गए आंकड़ों के एक समूह में बार बार आता है। जब कभी दो या दो से अधिक आंकड़ों के समूहों के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है तब उनकी तुलना केवल मूल प्राप्तांकों के आधार पर संभव नहीं है, क्योंकि उनका प्रसार और विस्तार न्यूनतम इकाई से लेकर अधिकतम इकाई तक दूर दूर तक फैला रहता है। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर भी उनका तुलनात्मक विवेचनात्मक अध्ययन संभव नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में विभिन्न समूहों की केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि सेंटर में या केंद्र में उन आंकड़ों के समूह में केंद्र में कौन सा स्कोर है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को कभी कभी औसत भी कहा जाता है और केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने के लिए मुख्य रूप से 5 माप होती हैं: मध्यमान, मीन, मध्यांक, मीडियन और बहुलांक मोड। इसके अलावा भी और भी माप हैं, जैसे गुणोत्तर मध्यमान, ज्योमेट्रिकल मीन, हरात्मक मध्यमान, हार्मोनिक मीन। लेकिन आपके कोर्स में केवल मीन, मीडियन और मोड ये ही आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले हम मध्यमान के बारे में जानेंगे कि मध्यमान किसे कहते हैं, मध्यमान क्या है। तो मध्यमान को कभी कभी अंकगणितीय माध्य या अर्थमेटिक एवरेज भी कहा जाता है कि जब किसी एक समूह के आंकड़ों या प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या या n से विभाजित कर देते हैं और इस प्रकार जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उस आंकड़े को आंकड़ों का मध्यमान या मीन कहा जाता है। संबंधित समूह के विषय में यह एक ऐसा अंक होता है जिसका संबंध समूह के प्रत्येक आंकड़े से होता है। यह एक ऐसा स्थिर अंक है जो कि पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है और जिसका स्वरूप अत्यंत सरल और बोधगम्य होता है। और स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि इस पेपर में आपके सवाल भी आएंगे और साथ में थ्योरी भी आएगी। थ्योरी में जैसे मध्यमान किसे कहते हैं, मध्यमान के लाभ क्या हैं, मध्यमान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मध्यमान के दोष कौन कौन से हैं, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उसमें ये आपका इसमें थ्योरी भी आएगी। तो मध्यमान के बारे में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी कि मध्यमान की सबसे पहले विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मध्यमान की विशेषताएं अगर हम देखें तो पहली जो विशेषता इसकी है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक शुद्ध माप मध्यमान होता है।
दूसरी इसकी विशेषता है कि इसकी गणना दिए गए अंक वितरण की प्रत्येक संख्या से प्रभावित होती है। अर्थात मध्यमान की गणना में अंक वितरण की प्रत्येक संख्या का अपना एक विशेष महत्व तथा स्थान होता है, चाहे वो संख्या छोटी हो या वो बड़ी हो। उसके स्वरूप का मध्यमान के स्वरूप पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत मध्यांक और बहुलांक की गणना में प्रायः आरंभ वाली संख्याओं और अंत वाली संख्याओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है अंकगणितीय मध्यमान से यदि हम एक अंक वितरण के विचलनों का पता लगाते हैं। विचलन मतलब कोई अंक मध्य के अंक से कितना दूर है और फिर उनका योग करते हैं, तब योग हमेशा शून्य में आता है। अगली जो विशेषता है वो है मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों का मान प्रायः कम रहता है, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति के अन्य किसी माप से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अब मध्यमान के लाभ की अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या लाभ हैं, तो हम देखते हैं कि पहला जो लाभ है इसका वो है इसकी गणना सरलता और शीघ्रता से हो जाती है। दूसरा जो इसका लाभ है वो है इस माप में शुद्धता की मात्रा भी सबसे अधिक रहती है। तीसरा मध्यमान का लाभ यह है कि यह माप अपने अंक वितरण का एक ही संख्या में प्राय अधिक शुद्ध रूप से प्रतिनिधित्व करता है। चौथा लाभ इसका अर्थ सामान्य व्यक्तियों के लिए समझना प्रायः सरल रहता है, मतलब सामान्य व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सकता है। अगला जो लाभ है वो है इस माप से दूसरे समूह के प्राप्तांकों से तुलनात्मक अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। अगला जो इसका लाभ है वो है कि इस माप का स्वरूप प्राय अधिक स्थायी और विश्वसनीय रहता है। नेक्स्ट है इस माप से अन्य सांख्यिकी माप जैसे एसडी सहसंबंध गुणांक की गणना में बहुत अधिक आवश्यकता इसकी पड़ती है। तो ये मध्यमान की लाभ हो गए। अब मध्यमान के दोष कौन कौन से हैं? दोष में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि मध्यमान के कुछ दोष भी हैं। जैसे पहला इसका दोष है इसकी मात्रा पर प्रारंभ और अंत की संख्याओं का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसका दोष है जब अंकों का वितरण सामान्य नहीं होता तब इसका प्रयोग प्रायः ठीक नहीं रहता। इसका उपयोग केवल उस स्थिति में उत्तम रहता है जब अंक वितरण का स्वरूप सामान्य हो और आरंभ वाले अंकों की संख्या क्रमिक रूप से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जाए और अंत वाले अंकों की संख्या क्रमिक रूप से ऊपर से नीचे की ओर कम होती जाए तथा मध्य के अंकों का वितरण सबसे अधिक हो। इस तरह का जब अंक वितरण हमारे पास होता है तब जो है मीन निकालना उत्तम रहता है। तो इस तरह से मध्यमान क्या है, मध्यमान के दोष और लाभ क्या हैं, और अब हम करेंगे मध्यमान की गणना। मध्यमान की गणना करने के कई तरीके हैं। जब हमारे पास कोई भी आंकड़े होते हैं, किसी समूह के आंकड़े जब होते हैं तब वो दो रूपों में हो सकते हैं, एक तो अव्यवस्थित आंकड़ों के रूप में और एक व्यवस्थित आंकड़ों के रूप में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अव्यवस्थित आंकड़े अगर हमारे पास हैं तो हम किस तरह से मध्यमान निकालेंगे। तो उसका सूत्र है, फॉर्मूला है m = x सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर m का मतलब मध्यमान, सिग्मा x का मतलब कुल योग
और n का मतलब आंकड़ों की संख्या, जितनी टोटल हमारे पास आंकड़े हैं। तो अगर हम ये सवाल देखें तो इसमें आप उदाहरण के लिए सवाल 17 + 22 + 32 + 26 + 27 इस तरह से 10 व्यक्तियों के आंकड़े या स्कोर हमारे पास हैं। तो ये अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित से मतलब है जिस फॉर्म में है आंकड़े उसी फॉर्म में हम उसको लिख लेते हैं। इसमें आवृत्ति वितरण नहीं बनाते हैं। आवृत्ति वितरण जब हमारे पास होता है तब वो व्यवस्थित आंकड़े हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हमारे पास आंकड़े अव्यवस्थित फॉर्म में हैं तो हम मीन निकालेंगे और इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स जो टोटल है वो हमारा है 240 और संख्या है हमारी 10। 10 से 240 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 24। तो मीन जो है वो हमारे पास 24 आया, 24 मीन है। ये अव्यवस्थित आंकड़ों में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरह के अव्यवस्थित आंकड़ों में मीन, मीडियन, मोड निकालने में क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, जो कि 3 नंबर के, 1.5 नंबर का इस तरह से होता है। आपके 30 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आज मैंने आपको बताया मध्यमान के बारे में और मध्यमान की गणना अव्यवस्थित आंकड़ों में किस तरह से करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्यवस्थित आंकड़ों में मध्यमान की गणना किस प्रकार से की जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।